जो डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस तरह से हम लोग खेतों में ही बना सकते हैं, उसके कुछ प्रयोग किए गए और उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। एक सिंपल सा प्रयोग पिछले 4 महीनों से यहाँ पे हम लोगों ने किया। उसमें जैसा हम लोग जो नवधान आटा लेते हैं, तो सिंपल सा नवधान आटा सिर्फ पानी में भिगोकर उसकी लस्सी जैसा एक लिक्विड बनाया था। यानी नवधान आटा जिसमें हम लोग गेहूं, चावल, ज्वार एवं बाजरा और जो 5 तरह की दालें होती है, यह आटा लेकर जो विशिष्ट प्रमाण हम लोगों ने कहा है कि 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा और सब दालें यानी 5 तरह की दालें मिलाकर 1 किलो दाल, ऐसा 5 किलो यह जो आटा है, उस आटे को सिंपल सा हमें पानी में डालकर उसका लस्सी जैसा लिक्विड बनाना है। दूसरा, यही आटा हमें छाछ के साथ भिगोकर उसकी लस्सी बनाना है। तीसरा, जो वर्मी वॉश होता है यानी केचुओं के माध्यम से जो हमें पानी मिलता है, जैसा हम वर्मी वॉश कहते हैं, तो वर्मी वॉश के साथ में यह लस्सी जैसा लिक्विड बना के रखना है। और चौथा जो है, जो अलग अलग सूक्ष्म जीव हम लोग हमारे प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा जो सूक्ष्म जीव है जो हम हमारे यहाँ बनाते हैं, तो उस ट्राइकोडर्मा का लिक्विड लेकर लस्सी बनाना है। और उसी तरह से अन्य जैव जितने भी सूक्ष्म जीव हमें मिलते हैं, जैसा मार्केट से शरद भैया ने जैसा बिवेरिया है, वर्टिसिलियम है, सुडोमोनास है, यह सब खरीद कर इन लिक्विड का भी हम लोग लस्सी जैसा लिक्विड बनाकर रख सकते हैं। और इतने अच्छे रिजल्ट इसमें आ रहे हैं सामने, क्योंकि इन सभी की जो लस्सी बनती है, यह लस्सी 8 दिनों तक रखकर हम उसका पानी बनाकर, जैसा अब जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़ते हैं, मुख्यतः धान की खेती होवे या आने वाले समय में बहुत सी जगह पर चने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है या समर में मूंग की खेती होती है। तो इन खेती में यह जो लिक्विड बनता है, जैसा मैंने मुख्य चार चार प्रकार बताए। सिंपल सा पानी, दूसरा छाछ, तीसरा वर्मी वॉश और चौथा सूक्ष्म जीव। और स्पेसिफिकली सूक्ष्म जीव यानी फिर आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हो, बिवेरिया ले सकते हो, वर्टिसिलियम ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इस दवा बनाने के लिए किसी भी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती है। यानी हम लोगों ने अपनी जो किसानों की प्रयोगशाला जो शुरू की थी, कि जिसमें शुरुआती दौर में रोटरी शेकर, इडली कुकर इस तरह के मशीन्स या चीजें लगती थी, तो अभी पिछले ऑलमोस्ट
1 साल से हम लोग कुछ ऐसे प्रयोग भी कर रहे कि किसी तरह का मशीन ना लेते हुए हम लोग दवाइयाँ बना सकते हैं क्या? और यह जो 4 प्रकार की जो दवाइयाँ हम लोग बना रहे, उसके बहुत अच्छे परिणाम गन्ने की खेती हमारे यहाँ पे परली नामक एक जिला है महाराष्ट्र में, जहाँ पर डॉक्टर तातेड़ करके एक किसान है। बाय प्रोफेशन खुद डॉक्टर है, लेकिन ऑलमोस्ट 100 एकड़ खेती संपूर्णतः प्राकृतिक खेती करते हैं और पिछले 9 सालों से संपूर्णतः प्राकृतिक खेती होती है। और उस खेत में इस जो आज विषय मैं यहाँ पर लिया हूँ, इस विषय पर काम चल रहा है और इसके भी परिणाम अच्छे आना शुरू हुआ है। और मेरा ये मानना है कि मिट्टी सुधार अगर हमें करना है, यानी सॉइल का हेल्थ अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो यह जो नवधा नाटा के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट, वे सारे न्यूट्रिएंट और उसके साथ में मिलने वाले सूक्ष्म जीव, क्योंकि इससे पहले भी जो हम लोगों ने चर्चा की कि मान लो किसी भी तरह का जो आटा होता है, जब वह पानी में जाता है तो वह सूक्ष्म जीव को एक्टिवेट करता है, और जब सूक्ष्म जीवों की संख्या उस लिक्विड में बढ़ती है तो वही सूक्ष्म जीव अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट यानी उसके जो अर्क होते हैं, वो अर्क बनाने में मदद करते हैं। और यह सूक्ष्म जीव एवं जो अर्क है यानी जो मेटाबोलाइट है, ये मिट्टी में उपलब्ध जितने भी, जैसा पिछले 60-65 सालों से हम लोग खेतों में खाद डालते हैं, और वह भी विशेषतः केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसा फास्फोरस है, मुख्यतः फास्फोरस और पोटाश, यह अपटेक बढ़ाने में यह सूक्ष्मजीव एवं उस सूक्ष्मजीव के जो जैविक अर्क है, वे अपटेक बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यह जो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मेरा ये मानना है कि यहाँ जितने भी किसान भाई जुड़ते हैं, वे सारे किसान भाई यह जो लस्सी वाला एक्सपेरिमेंट है, वह अपने अपने खेतों में आने वाले समय में, जैसा मान लो चने की खेती होवे या गेहूं की होवे, और विशेषतः जिनके भी यहाँ पर वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है, और मुख्यतः ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यहाँ पर प्रोडक्शन अगर होगा, तो उस ड्रिप इरिगेशन में यह लिक्विड अगर हम लोग रेगुलर देते रहे, तो आने वाले 3 से 4 साल में मिट्टी बहुत अच्छी तरह से डिसीज और पेस्ट का रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं, जितने भी, तो उस केमिकल फर्टिलाइजर के या तो आगे या तो उसके बाद यह जो लिक्विड है, यह अगर लिक्विड हम लोग देंगे, तो किसी भी तरह का फर्टिलाइजर अपटेक करने के लिए यह मदद करता है। और जैसा
मैंने 4 तरह के जो एक्सपेरिमेंट कहे हैं कि पानी, छाछ, वर्मी वॉश एवं ट्राइकोडर्मा जैसे अलग-अलग तरह के सूक्ष्म जीव। अब जहां हम लोग सिंपल से जब पानी यूज करते हैं तो अनाज का जो आटा है उस आटे के ऊपर कुछ सूक्ष्मजीव एक्टिवेट होते हैं। लेकिन जब हम लोग छाछ यूज करते हैं तो छाछ में जो लैक्टोबैसिलस है वह सूक्ष्मजीव बड़े पैमाने पे यह डिसीज और पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने में मदद करता है। यह एक्सपेरिमेंट हम लोग पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। जैसा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अनार की खेती बड़े पैमाने पे होती है महाराष्ट्र में, विशेषतः सोलापुर जिला है, नासिक जिला है, अहिल्यानगर है या पूना है। इस अनार की खेती में बैक्टीरियल ब्लाइट नामक जैसा ज़ांतोमोनास करके एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम तेलिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह ऑयली स्पॉट क्रिएट करता है। उसी के साथ में कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जैसा कोलेटोट्राइकम है या फ्यूजेरियम या सेराटोसिस्टिस। तो इन माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से अनार की खेती में बड़ी दिक्कतें आती है और अपने घर का जो दही या छाछ है उसकी जो नवधान आटा की जो स्लरी हम लोगों ने सीखी है उस स्लरी का हम लोग पिछले 6 सालों से प्रयोग कर रहे और जहां केमिकल भी काम नहीं करता वहां पर यह छाछ या दही से बनाई हुई जो नवधान आटे की स्लरी है वह बहुत अच्छे से काम करती है। और उसी अनुभव के बेसिस पर पानी, छाछ, वर्मी वॉश और इवन उसमें आप एक गोमूत्र का भी एक प्रयोग बढ़ा सकते हो। जैसा मैंने अभी छाछ का एक एग्जाम्पल दिया कि छाछ के और नवधान आटे की स्लरी हम लोग 6 साल से यूज कर रहे, तो उसके परिणाम अनार में, अंगूर में और अब पिछले 6 सालों से अलग-अलग तरह के फसलों में हम लोगों ने किए और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। उसी तरह गोमूत्र का भी जो नवधान आटे के साथ का जो स्लरी है उसका उपयोग हमने पर्सनली हमारे अनार के खेत में, हल्दी के खेत में और अलग-अलग तरह के फसलें जैसा अरहर यानी तुअर है, कॉटन है, चना है, गेहूं है, इन सभी फसलों में भी इसका हम लोगों ने पिछले 15 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। और उसी अनुभव के बेसिस पर यानी गोमूत्र एवं छाछ के अनुभव के बेसिस पर यह नया प्रयोग करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जैसा मैंने इससे पहले भी आज के मेरे हिसाब से 15 दिन पहले मैंने एक जैसा रिक्वेस्ट आप सभी से की थी कि अपने जितने भी किसान भाई जो अलग-अलग राज्यों से जुड़ते हैं वे सारे किसान भाई अगर यह प्रयोग अपने-अपने राज्य में, अपने-अपने फसलों में अगर करेंगे तो मल्टी लोकेशन ट्रायल्स हो सकता है। यानी महाराष्ट्र में हम लोग 140 जगह पर जो छोटी-छोटी किसानों की प्रयोगशाला शुरू की
तो वे 140 किसान भाई और हर राज्य से अगर मिनिमम 2 या 3 किसान भाई भी इस प्रयोग से जुड़ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम यहाँ 10 राज्यों के किसान भाई इस मंच पर जुड़ते हैं और हर राज्य से 1 या 2 या जैसा मध्य प्रदेश जैसी जगह से 5-7 किसान भाई जुड़ते हैं। तो यह अगर ट्रायल 2 सालों तक अच्छी से अगर हम लोग कर पाए और उसके अगर परिणाम अच्छे आए, तो यही एक रिकमेंडेशन बन सकता है कम से कम इंडिया के उन राज्यों के किसानों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की दवाई, प्राकृतिक खेती की दवाई बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी चीज किसान भाइयों को बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। और अपनी जो मिट्टी बंजर होते जा रही है, उस मिट्टी को सुधारने के लिए यह बहुत अच्छा पर्याय है। और जैसा इसके पीछे क्या अगर साइंस हम लोग बात करें, तो जब किसी भी तरह का आटा पानी में जावेगा, यानी एक एग्जांपल यहाँ मैं देना चाहूंगा कि जब हम लोग इडली का बैटर बनाते हैं, तो इडली बनाते समय हम लोग चावल और उड़द का दाल, मुख्यतः ये 2 चीजें हर जगह इडली बनाने के लिए यूज की जाती है। तो जब चावल और उड़द का दाल पानी में भिगोया जाता है, तो यह चावल का दाना एवं दाल का दाना रात भर भिगोने की वजह से फूल जाता है और फूलने की वजह से उसमें सॉफ्टनेस आती है। जैसा जो चावल का दाना जो हार्ड होता है, वह सॉफ्ट होता है। और जब वह दाना दाल का एवं चावल का जब सॉफ्ट होता है, तो उसमें अलग-अलग तरह के सूक्ष्म जीव डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसा 2 तरह के सूक्ष्म जीव उसमें पाए जाते हैं, या तो चावल के दाने के ऊपर वाले, या जो पानी में हम लोग भिगोते हैं उस पानी में के सूक्ष्म जीव। और यह रात भर भिगोने के बाद वह अलग-अलग तरह के सूक्ष्म जीव जब उसमें आते हैं, तो उसे मिक्सर में से हम लोग जब निकालते हैं, तो शशिकांत भाई आपका माइक प्लीज बंद करिए। शशिकांत जी, तो जिस तरह से यह फूल जाता है और उसे मिक्सर में से निकालकर जब उसका एक, जैसा हम लोग बैटर कहते हैं, तो उस बैटर में सूक्ष्म जीव का निर्मित होता है। और ये सारे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये नेचुरली जैसा प्राकृतिक माध्यम से तैयार होने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। और जब यह बैटर मान लो सुबह में हमने मिक्सर में से निकाला और शाम तक अच्छे से फर्मेंट होता है, मान लो 5-6 घंटा अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, और वही जो सूक्ष्म जीव है, वे सूक्ष्म जीव चावल का जो दाना होता है या जो दाल का दाना होता है, उसमें से, जैसा हम लोग मानते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट है और दाल में प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डिग्रेडेशन करके अलग-अलग तरह के एसिड उस बैटर में तैयार होता है और इसीलिए वो खट्टा होते जाता है। और यह जो बैटर चावल और दाल के दाने का बनता है, उसी तरह ये जो नवधान
आटा बनता है, उसका भी बैटर बनता है। और जैसा मैंने कहा कि हमें पानी, छाछ, वर्मी वॉश, ट्राइकोडर्मा या गोमूत्र या फिर अन्य सूक्ष्मजीव का उपयोग करके लस्सी बनाना है। तो इन सभी प्रकारों में अलग-अलग तरह के सूक्ष्मजीव एवं जैविक अर्क निर्मित होते हैं। और जब इन सब चीजों का हम लोग मिट्टी के माध्यम से, जैसा जैसा मैंने कहा कि बहुत सी जगह पर धान की खेती है, तो इस धान की खेती में रेगुलर अगर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से यह लिक्विड अगर दिया जावे, अब यह लिक्विड कितना देना चाहिए? तो 2 किलो आटे से जितना भी लस्सी बनेगा, जैसा नवधान आटा की हम जो नवधान आटा बनाए, 2 किलो आटा और उसमें जितना भी पानी जावे या उसमें जितना भी छाछ जावे, उसमें जितना भी वर्मी वॉश जावे, उसका लस्सी बनाना है। और इसमें भी छाछ हम लोग दही से बनाना है। मान लो 2 किलो दही से जितना भी पानी हम लोग डालकर पहले लस्सी या छाछ जैसा लिक्विड बना ले, और वह लिक्विड इस 2 किलो आटा में डालना है। और यह सिंपल सा प्रयोग अगर हम लोग अगले 2 सालों तक हर राज्य में अगर करेंगे, तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि आप जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हो, 50% केमिकल फर्टिलाइजर एवं 50% केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कम होगा। और यह जो लिक्विड बनता है, उसके अलग-अलग तरह के टेस्टिंग, यानी मॉलिक्यूलर और मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग भी आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। और जैसा मैंने इसका एक बेस या उसके पीछे का एक साइंस यहाँ पे कहने की कोशिश की कि दाना जब भिगोता है, तो सूक्ष्मजीव एवं अलग-अलग तरह के एसिड उसमें बनते हैं। लेकिन अलग-अलग तरह के कौन से मेटाबोलाइट उसमें निर्माण होते हैं, और वह हर मेटाबोलाइट या हर सूक्ष्मजीव हम लोगों के खेतों में जितने भी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन होवे, फास्फोरस होवे, पोटैश होवे, ये अलग-अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अब 1960 के पहले जब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं थे, तो उस समय भी सिंपल सा गौ माता का जो गोबर होता था, या गौ माता या अन्य पशु के माध्यम से जो भी हमें पशुधन, विशेषतः जो मैन्यूअर मिलते थे, उसके माध्यम से ही खेती होती थी। और गोबर में जितने भी अन्न द्रव्य है, उसी अन्न द्रव्य के माध्यम से मिट्टी में सुधार होता था। और मेरा ये मानना है कि जैसा हम लोग हमारे डाइट के बारे में सोचते हैं, यानी मनुष्य का डाइट, उसी तरह मिट्टी में जितने भी असंख्य सूक्ष्मजीव है, असंख्य मित्र कीड़ है, जैसा हम लोग हनी बी का एक एग्जाम्पल है, तो सूक्ष्मजीव एवं
जो मित्र कीटक होते हैं उनका अपना एक भोजन होता है और वह भोजन प्राकृतिक ही होता है। और 1960 से हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर देकर यह भोजन डिस्टर्ब किया है। यानी अभी साइंटिफिक लिटरेचर के माध्यम से यह पता चलता है कि 1960 के समय किसान भाइयों को यह कहा गया कि 3 तरह के न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बाद में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 12 हुआ, बाद में 16 या 17 हुआ और आज भी 99% किसान भाइयों को यह कहा जाता है कि यह 16 या 17 तरह के जो न्यूट्रिएंट है, फिर वह नाइट्रोजन होवे, फास्फोरस होवे, पोटैश होवे, जिंक होवे, मैग्नीशियम होवे या अन्य जितने भी है, तो यह 16 तरह के या 17 तरह के न्यूट्रिएंट हर फसल को जरूरी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ 25-30 सालों से कुछ जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है उनके रिसर्च के माध्यम से यह चीजें सामने आई है। ऋषिकेश, राकेश जी आपका माइक ऑन हुआ है। राकेश जी, तो जी जी जितने भी न्यूट्रिएंट है, अब कुछ कुछ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 42 यानी 42 तरह के न्यूट्रिएंट गौर साहब मोबाइल बंद पौधे करें आप। 42 तरह के न्यूट्रिएंट पौधे को लगते हैं। अब मेरा ये मानना है कि जैसा हम लोगों ने 11वीं या 12वीं साइंस की कक्षा में हमें पीरियोडिक टेबल सिखाया जाता था केमिस्ट्री में, और उसमें अलग अलग तरह के जो मेटल्स है, एलिमेंट्स है, उसके बारे में चर्चा की जाती थी। आज अलग अलग वैज्ञानिकों के माध्यम से यह पता चलता है कि 42 तरह के न्यूट्रिएंट हमारे खेत में लगते, लेकिन 1960 में 3, उसके बाद में 12, उसके बाद में 16 या 17 और अब 42 तरह के न्यूट्रिएंट लगते हैं। लेकिन हमारी खेती किसानी तो लाखों करोड़ों सालों से चलती है, तो यह सिर्फ 42 तरह के ही न्यूट्रिएंट है या और भी न्यूट्रिएंट है जो हमें पता नहीं। और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मिट्टी में अपना न्यूट्रिएंट का जो लेवल होता है, किसी भी तरह की मिट्टी, किसी भी तरह की मिट्टी होवे, उस मिट्टी में अपना अपना न्यूट्रिएंट का लेवल होता ही है। और उसके 2 एग्जाम्पल यहां मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। जैसा हम लोग रास्ते से, अगर किसी भी रास्ते से हम लोग हमारा पैदल चले, टू व्हीलर ले, तो रास्ते के बगल में अलग अलग तरह के पौधे हम लोग देखते हैं, जिसे हम जनरली वीड यानी खरपतवार, हम वीड कहते हैं। कि उस रास्ते के बगल वाले पौधे को हम जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते। और दूसरा जो एग्जाम्पल हम हर बार देते हैं कि जंगल में जितने भी पौधे नेचुरली या प्राकृतिक माध्यम से जो डेवलप होते हैं, उन्हें भी किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट
बाहर से दिया नहीं जाता है। और तीसरा, एक चीज हम लोग हमारे खेतों में देखते हैं कि हमारे खेतों में जैसा हम लोग जो बाउंड्री होती है खेत की, वहां पर मान लो नीम का पेड़ आता है, वहां पर पीपल का पेड़ आता है, वहां पर आम का पेड़ आता है। तो इन फसलों को भी किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता। तो फिर यह जो पौधे जो डेवलप होते हैं, उसके पीछे का साइंस यही है कि मिट्टी में अपना विशेष तरह का न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यह प्रयोग कि जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर धीरे-धीरे कम कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक 3 से 4 साल का एक एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग करेंगे, तो डेफिनेटली इसके परिणाम बहुत अच्छे दिखते हैं। और पहले साल ही मान लो जैसा हम लोग हर साल 3 फसलें लेना शुरू किए हैं, तो जैसा आने वाला जो चने का सीजन है या गेहूं का सीजन है, या जो किसान भाई अपने अपने यहाँ पे वेजिटेबल्स बनाते हैं, वे सारे किसान भाई इस प्रयोग को करें। और मैं हमेशा एक चीज जो पिछले अब ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 साल हो रहे, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। और यह जो प्रयोग आज मैं यहाँ पर जो चर्चा किया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसे किसी भी तरह की प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के मशीन की जरूरत नहीं है, और कोई भी चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं। हमारी मिट्टी अगर हमें अच्छी करना है, तो यह एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि जितने भी राज्य के किसान भाई यहाँ जुड़ते हैं, हर राज्य से अगर कम से कम 3 या 4 किसान भी इस प्रयोग में जुड़ते हैं, तो आने वाले 2 साल के बाद एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनेगा। और अगर इसके परिणाम अलग अलग फसलों में अगर इसमें हमें सक्सेस मिलता है, तो यही डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग सबमिट कर सकते हैं, और इंटरनेशनली भी हम लोग यह डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जितने किसान भाई इसमें जुड़ेंगे, वे सारे किसान भाई अपने अपने राज्यों में यह एक मुहिम की तरह मिट्टी सुधार करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप सभी से, और विशेषतः जैसी जो अपनी योगहार की टीम है, मैं रंजना जी आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो इस प्रयोग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपने अपने नाम, अगर जैसा हमारे यहाँ, जैसा अभी यहाँ पे आप तो शरद भैया के पास नाम दर्ज करा लो, दादू के पास, या और जिसके भी पास आप दर्ज कराओगे, तो महाराष्ट्र की टीम की दीपक जी एवं जो वाशिम की टीम है, वे लोग इस पर काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों से जो जो अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वे भी यहाँ पर नाम दर्ज करवाए, और एक अच्छा प्रयोग जिसमें हमें मल्टी लोकेशंस ट्रायल्स हो सकती है। और इसके बाद में फिर आर&डी है कि अलग अलग तरह के आटों का परिणाम क्या होता है। जैसा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट
नवधान आटा लेने को कहा है, लेकिन मैं सिर्फ चावल के आटे की लस्सी बनाऊं, मैं सिर्फ गेहूं के आटे की लस्सी बनाऊं, मैं सिर्फ ज्वार के आटे की लस्सी बनाऊं, तो मुझे क्या परिणाम मिलते हैं? यह R&D का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले जो किसान भाई इसमें जुड़ना चाहते हैं वे अपना नाम दर्ज करवाए, ताकि जब भी 2 साल के बाद इसका डॉक्यूमेंट बनेगा, यानी मैं यह चीज क्यों कह रहा हूं, जैसा 2019 में यह किसानों की प्रयोगशाला का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, छोटी सी प्रयोगशाला शुरू हुई, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रयोगशाला को अच्छी तरह से हेल्प करते हुए आज 140 प्रयोगशालाएं खड़ी हुई। मैं पिछले 1 महीना से देख रहा हूं, यही कंसेप्ट अब मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के जो अधिकारी है वे भी इसे सपोर्ट करना शुरू किए हैं, एवं कुछ किसान भाई जो उत्तर प्रदेश से है, उनके भी मुझे कुछ फोन आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से यह आगे बढ़ रहा है। कोई भी चीज को डेवलप होने में, प्रूव होने में 4 से 5 साल लगते हैं। अपने अपने राज्यों में अगर आप इस मिट्टी सुधार प्रोग्राम में काम करते रहोगे, 4 साल 5 साल के बाद में आप यही चित्र देखोगे कि आपके राज्य में आपको एक अलग तरह की डेवलपमेंट होते हुए दिखेगी। और यह सब करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जहां जहां भी अपनी मिट्टी है, जिन जिन राज्यों में मिट्टी है, उस मिट्टी को केमिकल फर्टिलाइजर के जो भी डोसेस आ जाते हैं, वह अगर 10% भी कम हो जाए, मैं सिर्फ 10% की बात कर रहा हूं, 10% भी कम हो जाए, तो आज अक्रॉस इंडिया 2 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर उस पर सब्सिडी दिया जाता है। मान लो 10% भी कम होता है तो 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉफिट होगा। और 2001 से यह प्रयोग, अलग अलग तरह के प्रयोग हम लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में एवं जम्मू जैसे राज्य में हम लोगों ने किए। और कुछ समय स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट हो गया, स्पेनिश गवर्नमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हुआ, या साउथ अमेरिका के कुछ देश, इन देशों में भी इसी तरह के, लेकिन कुछ अलग अलग सूक्ष्म जीव या उसके मेटाबोलाइट लेकर ट्रायल्स पिछले 25 सालों से हम लोग कर रहे, और उसी का सबका एक अनुभव लेकर यह सिंपल सा प्रयोग करने का एक प्रयास है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली अपनी अपनी मिट्टी डेवलप होने में मदद होगी। और यही प्रयोग हम लोग अगले 2 से 3 सेशन इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस जो भी लिक्विड डेवलप होता है, जैसा मान लो छाछ से जो लस्सी बन गई, वर्मी वॉश से जो लस्सी बन गई, तो उस लस्सी में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसका भी एनालिसिस हम लोग हमारे प्रयोगशाला में आने वाले समय में कर पाए। क्योंकि
आप में से ही कुछ किसान भाई जो ऐसे हैं, जो पेट्री प्लेट जानते हैं, अगार प्लेट जानते हैं, उस पेट्री प्लेट एवं अगार के माध्यम से भी कौन से सूक्ष्मजीव इसमें आते हैं, वह भी हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले शनिवार तक जो किसान भाई इसमें जुड़ना चाहते हैं, वे या तो योगहार की टीम के पास अपने नाम दर्ज करवाएं, और वह नाम हम लोगों तक, वाशिम की जो टीम है दीपक भाई तक, या मनोहर जी, सतीश जी, इन लोगों तक यह चीज आना चाहिए। और जैसा मैंने एक 15 दिन पहले कहा था कि मैं भुवनेश्वर जाने वाला हूं, तो पिछले सप्ताह 22 और 23 तारीख को मैं भुवनेश्वर में गया था, और जितने भी जो वैज्ञानिक है वहां पे आए थे, उनसे जब चर्चा हुई, तो वे वैज्ञानिक भी इस प्रयोग में, जैसा यह जो किसानों की प्रयोगशाला है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों के लिए काम करने के लिए तैयार है। और मेरा ये मानना है कि आप अपने अपने राज्यों के लिए काम करिए, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। आज मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन अगर नाम सामने आए तो हम इसका प्रॉपर ऑन पेपर डॉक्यूमेंट करके अगले 2 या 3 साल यह जो भी रिसर्च होगा वो करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 से 5 साल में डॉक्यूमेंट देंगे। जी ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमें प्राप्त हुई। और कुछ हैंड रेज हुए हैं सर, मैं ले लूं अगर आप हैं तो। आदरणीय जी जी। पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि पवन सर। जी शरद जी नमस्कार। बहुत सुंदर कक्षा आज की संतोष जी का जो आह्वान है, पिछले कई दिनों से आपने ये बात कही है कि किसान के खेत में ये ट्रायल हूँ, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये सही दिशा है। जो भी किसान इसके लिए इच्छुक हैं वो जरूर संपर्क करें। और क्योंकि ऐसे ही करके, ऐसे ही कार्य करके हम सही तरह से जो चीजें हैं उसको समझ पाते हैं और उसको रख भी पाते हैं। मेरा लेकिन ये भी सुझाव है संतोष जी को कि कुछ केवीके के साथ भी ये ट्रायल अगर हो सकते हैं तो उनके साथ भी कर लें साइमल्टेनियसली, तो उससे भी एक बहुत अच्छा एक कंपैरिजन करने का एक अवसर मिल जाता है, और सरकार के साथ भी सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है। विशेष करके जहाँ पर, और ये सब मांग आधारित है, ये जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है कि सबके साथ करना है। जो केवल मांग करे, जिसकी आवश्यकता है, जिसकी रुचि है, जिसके अंदर उत्साह है, केवल वही सामने आए। फालतू में कोई चीज इसमें पार्टिसिपेशन नहीं बढ़े। अब सवाल ये है कि ये पद्धति बहुत अच्छी है, इसको सब लोग जानते भी हैं। तो मैं भी ऐसा प्रयास करूंगा अपने स्तर से कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ में डॉक्टर चौहान को जोड़ने का प्रयास करूंगा, अन्य राज्यों में, अलग अलग नेटवर्क में। और संभवतः आज मैं करीब 12 बजे के आसपास कोशिश करता हूँ कि अगर कोई बातचीत हो जाती है तो मैं डॉक्टर चौहान को लाइन में लेते हुए एक पहला परिचय तो करा लेंगे, और फिर इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ हो सकता है कि 1-2 बार मीटिंग करके, वेबिनार करके, ये कॉन्सेप्ट को समझा करके, इसके बारे में बता करके उनसे भी आह्वान किया जाए कि उनके नेटवर्क के जो उत्साही किसान हैं अन्य राज्यों में है, जो हमारे राज्य के अलावा भी राज्य हैं, उनके साथ भी हम जोड़ने का प्रयास करें। तो ऐसा करके आपके जो एरिया है वो भी बढ़ जाता है, और कई जगह की जो परिस्थितियां हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके ऊपर भी ये चीजों को लेते हुए शायद
जो आपके मल्टी लोकेशन ट्रायल्स हैं उसके साथ भी इसका समन्वय हो सकता है। साथ ही जो भारत सरकार की जो इस तरह के जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ट्रायल्स हैं, प्रोजेक्ट्स चलते हैं अलग अलग विषय पर, तो इस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने ट्रायल्स करते हैं, तो हो सकता है कि उनके साथ समन्वय करके जो भी इच्छुक हों उनके साथ ये संभावनाओं को तलाश किया जाए, जिससे सब कुछ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भी और सहभागिता पूर्वक तरीके से भी हो जाए। तो बनस्पत ये है कि केवल हम किसानों के साथ काम करते हुए ऐसे इच्छुक केवी के, ऐसे इच्छुक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी अगर समन्वय करके, चाहे वो ज़्यादा संख्या में नहीं हो, कम संख्या में भी हो, लेकिन एक अपनी बात को आगे रखने के लिए और अपनी बात को बताने के लिए एक सामूहिक रूप से एक सबकी सहभागिता के साथ ऐसा अगर किया जाए तो शायद इसका एक अच्छा प्रभाव पड़े। और भारत सरकार को भी, कृषि मंत्रालय को भी अपनी नीतियों को बनाने में यह कदम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ पर हमारे अ, किसान जो ट्रायल लगाएँगे, जो इसमें सहभागिता करेंगे, अ, उनके साथ भी उनसे भी अनुरोध है कि उनके जो नज़दीकी कृषि अधिकारी हैं या विभाग के जो लोग हैं, उनको भी उनको इवैल्यूएट नहीं करना है, लेकिन उनको इस बहाने आमंत्रित करने का प्रयास किया जाए और उनको भी इस तरह से उनका भी एक क्या कहते हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि ये भी संभावना इस तरह से हो सकती है आज की स्थिति में। तो ऐसा करके जो विभाग के लोग हैं, ये सरकारी अधिकारी हैं या कोई अन्य प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी अन्य संस्था है, उसकी सहभागिता को भी हमारे किसान इस प्रकार से उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले विभाग, संस्थाएँ आके अवेयरनेस का प्रोग्राम करती थी। अब मैं उसका उल्टा करने की बात कर रहा हूँ कि हमारे किसानों के माध्यम से भी विभाग के अधिकारी, प्रोजेक्ट्स, अन्य लोगों की भी अवेयरनेस को बढ़ावा देने पर मदद मिल सकती है और इसी से ही परिवर्तन आएगा, क्योंकि अन्यथा क्या हो रहा है कि सरकार की कोई योजना, स्कीम, प्रोजेक्ट, वो आके अपनी योजना लाते हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कई बार उसको थोपने का प्रयास करते हैं, रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं निकलता है। जैसे ही कार्य खत्म हुआ, खेल खत्म, पैसा हजम, सब कुछ खत्म। लेकिन हम स्थायी विकास की जब बात कर रहे हैं, तो ये स्थायी विकास ज़मीनी स्तर से ऊपर से निकल के, उसको परख के, परख के, उसकी टेस्टिंग करने के बाद और उस संतोष के साथ कि हम इसने इसको किया और इसका हमने अच्छा रिज़ल्ट पाया। तो ये संतोष वाली बात बहुत ज़रूरी है। हमारे संतोष चौहान जी का भी इस बात पर, उनकी नाम राशि पर ये रखा हुआ है। तो अचानक से ये आ गया। आपको आशा है कि आपका ये कार्य इस तरह से जो कर रहे हैं, इसको और अच्छी सफलता मिलेगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत सारे हैंड रेज़्ड हैं। वापस शरद जी के पास जाता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा। संतोष सर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो? नहीं, आप हैंड रेज़ कीजिए। जी सर। मैं अब रमेश दादू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि रमेश दादू हम। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। आदरणीय संतोष सर का जो उद्बोधन है वो बहुत बढ़िया है और निश्चित रूप से किसान को हम मार्गदर्शित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो इसमें जुड़ें। हम स्वयं तो जुड़ेंगे। पर इसके साथ सर मेरा एक निवेदन है कि जैसे आप बार बार कह रहे हैं, तो एक फार्म बना लिया जाए और ये जो हम मतलब जो ट्रायल करेंगे उसका एरिया भी निश्चित किया जाए। तो 4 तरह के ट्रायल हम कर रहे हैं, तो हमको कितनी कितनी लाइन लगाना है या कितने कितने में लगाना है, ये सब एक सिमिलर हो जाए। मान लो मैंने अपने 4 एकड़ में से आधा एकड़ इस काम को दिया, तो उस आधे एकड़ में हमको ये 4-5 तरह के प्रयोग करने हैं। तो बहुत बड़े खेत में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जब बीट रिसर्च स्टेशन में ये सब ट्रायल आते हैं बाहर से, तो ये कुछ-कुछ लाइनें लगाई जाती है, 10 लाइन, 12 लाइन। ऐसे तरह से यदि हम कोई एक चीज़ डेवलप कर लें, भले ही फिर अपने खेत में हम कितने भी करें, पर वो एक पर्टिकुलर रहे कि यहाँ पर ये इसका हमने छाछ का किया है, इसमें हमने
ये किया है, और उन लाइनों में भी कितना अंतर रहे, ये सब जब स्पष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें दिखेंगे। भले ही हम उन्हें हाथ से काटें, कूटें, जो भी करें, कितना उत्पादन हुआ है, कितने क्षेत्र में लगी थी, कितना लगा था, तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो वो आपके मार्गदर्शन में ये काम और अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोगों के साथ जो है आत्मा जुड़ रही है सर, आपके प्रभाव से कहिए, या कुछ ऐसे हमारे साथ जो लोग एरेंडा में जाकर के प्रशिक्षण लिए हैं, अधिकांश लोगों का चयन उस 1 लाख के प्रयोगशाला के लिए हो रहा है जो प्राकृतिक रूप से हमको करने को दिया जा रहा। उसमें मेरा भी नाम गया है, आदरणीय हमारे मीना जी का नाम भी गया है, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का भी है, और राकेश गौर का भी है। तो हम 5 लोग तो शायद उसमें हमारा चयन भी हो जाएगा, तो हम लोग उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनसे भी ये बात करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे, क्योंकि वो फिर जब हमसे सतत जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी वो जो अभी पवन सर ने कहा है वो भी एक पूरा हो जाएगा। पर आप एक जो मैंने एक बना लें कि हमको किस तरह से करना है, उसका एक पूरा खाका हो जाए, क्योंकि अक्टूबर से ये काम शुरू हो जाए, अक्टूबर से ये काम शुरू होना है, क्योंकि चने की बोनी अक्टूबर में हो जाएगी और गेहूं की बोनी नवंबर तक पूर्ण हो जाएगी। तो अक्टूबर नवंबर में भले ही हमें ये इसके लिए जो चयनित किसान हैं उनके लिए चाहे अलग भी मतलब शाम को भी मीटिंग करना पड़े, तो निश्चित रूप से इसको करें, और उसको एक विधिवत हम कर लें कि भाई इतने किसान को हम अलग से ही ये चीज बता रहे हैं, इस पे जो भी तैयार होंगे तो उनका एक किया जाए। जियो जी, बहुत अच्छा। अब मैं नारायण भैया को बुलाता हूँ काफी देर से, फिर डॉक्टर रोशनलाल सर जी को बुलाएंगे। तो आदम नारायण जी। जी जी ओम भैया और सभी सदन को प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही अच्छी चर्चा चली आज। संतोष सर ने जो लस्सी का जो प्रयोग बताया है और जो गांव किसानों का चयन करने की जो बात हुई है, 4 किसान, उसमें तो मैं जुड़ूंगा ही अच्छी तरह से। मैं ये कह रहा था सर, आगे जो चने की फसल की है और बोनी होने वाली है हमारी अक्टूबर में नवंबर में, तो यहाँ क्या है, चने के खेतों में फंगस बहुत ज्यादा आती है और चना बहुत उखड़ जाता है, बहुत कम होता है। तो रासायनिक में, कीटनाशक में, इसमें तो बहुत दवाएं हैं, मगर हम एक जो सैलरी बना रहे हैं, जो हमने सैलरी बनाई थी नवधान आटे की, मैंने डाली थी, उसमें कौन सी सैलरी डाली जाए जिससे फंगस ना आए चने की फसल में, ये बताएं सर। दूसरा मेरा ये निवेदन था कि आपने जो यहाँ बताया है लस्सी का, 2-2 किलो आटे की लस्सी है, तो 2-2 किलो आटे की लस्सी कितने एरिया के लिए ये प्रयोग की जाएगी, और आखिरी में ये सर इसका भी बताएं सर। और यहाँ जो सरकार द्वारा जो लैब का चल रहा है, रमेश दादू जी ने बता ही दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार, और इसकी सबसे ज्यादा पहल मध्य प्रदेश में हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इसकी पहल की गई है। उनके द्वारा उनको ये श्रेय जाता है पूरा मध्य प्रदेश में, तो उनने इसकी पहल की है। और मध्य प्रदेश के कुछ जिले चुने गए हैं इस प्राकृतिक खेती के लिए, जिनमें प्राकृतिक खेती करना है उनको। और प्रत्येक जिले में जितने ब्लॉक हैं, जैसे 6 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं, तो प्रत्येक ब्लॉक में 3-3, 4-4 लैब बनना सुनिश्चित है। पक्का ही है कि 4 लैब एक ब्लॉक में बनना है, 3 लैब बनना है। बायो लैब इसकी अनुमति सरकार देगी, और ये पक्का हो चुका है कि 4 लैब पक्का ही है। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि ये चयन समिति जो भी है उसमें मेरा नाम भी है, तो उसमें बैठक हुई थी परसों, उसमें चर्चा हुई थी। इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ इसमें सर आपको, ये लैब में बनना है। तो उसमें क्या है, प्रमाण पत्र भी मांगे गए हैं सभी से, जो लैब बन रही उनकी, आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया है पहले या नहीं लिया है, तो उसके भी प्रमाण पत्र लग रहे हैं उनमें सभी को। वो भी आवश्यक है आपको, आपके द्वारा वहाँ जितने लोग गए थे उनके आप सभी प्रमाण पत्र, सभी के आप प्रमाण पत्र वहाँ से बनवा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर। ये लैब के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और आपके जो प्रोजेक्ट है किसानों को जो चयन है, उसमें जो नवधान सैलरी के आटे के जो भी प्रयोग होंगे उसमें मैं शामिल रहूंगा सर। यहाँ पर केबी जो हमारी परसों चर्चा हुई थी
शरद भैया से मैंने बताया था कैबी के हमारे द्वारा सहयोग नहीं कर रहा हमारे लिए बराबर। मालूम नहीं उनको कहाँ से खबर लग गई, तो उनको कल और आज कल दिन भर 3-4 फोन आए, मीना जी आपको क्या परेशानी जा रही है। तो मैंने भी उनको बताया सर बड़ी मैंने कहा आप जितना सहयोग किसानों को पहले करते थे, जो मीटिंग लेते थे, जो गोष्ठी करते थे गांव गांव जाकर हो रही थी, उसका आप शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आप इसका बताएं कि चने की फसल के लिए क्या डाला जाए और ये 2 किलो सैलरी के किस एरिया में प्रयोग किया जाए। जी ओम। जो 2 किलो आटा है वह 1 एकड़ में दिया जाए, जितना भी लस्सी बनेगी वह 1 एकड़ का डोज है। और जैसा जैसा कहने का ये मेरा उद्देश्य है कि पहले हम लोग अपनी टीम बनावे, अलग-अलग राज्यों में कौन से राज्यों से किसान भाई जुड़ते हैं, कौन सी फसल में ये ट्रायल होगी, उसका एक प्रॉपर लेआउट किया जाएगा। और उसके बाद और जैसा हमारे पास अभी समय है, पूरा सितंबर है, क्योंकि चना अक्टूबर में होगा या गेहूं नवंबर तक चलेगा। तो ये पूरा सितंबर महीना में भी अगर हम लोग अपना एक टीम बना ले कि इतने-इतने राज्यों से इतने-इतने किसान भाई जुड़ना है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसकी प्रॉपर ट्रायल्स होगी और केवीके भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और इसके बाद में जितने भी साइंटिफिक जो भी पार्ट है कि उसका डोज कितना होना चाहिए, कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें होती रहेगी, लेकिन पहले हमें टीम करना जरूरी है। और जैसा मैंने ये कहा है कि कहाँ जैसा आज 7 साल पहले एक छोटा सा कंसेप्ट लेके शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में अब 1140 प्रयोगशालाओं को सैंक्शन मिला है। धीरे-धीरे मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में ये काम शुरू हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में यह काम आने वाले 5 साल में हमें देखने को मिलेगा। तो यह जो जो भी इनिशिएटिव है, आप हर कोई इस इनिशिएटिव का एक पार्ट बन सकते हो। और मेरा यानी इसमें जैसे जो 2 प्रमुख उद्देश्य लेके हम चल रहे कि पहला तो हमें हमारी मिट्टी को सुधारना है और दूसरा इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आने वाला जो शनिवार है, उस शनिवार को मैं इसमें से एम्प्लॉयमेंट कैसा आएगा, इस विषय पे चर्चा करूंगा। और जैसा एम्प्लॉयमेंट यह सिर्फ हमारे राज्य का ही नहीं, देश का ही नहीं, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम है। और सिंपल से तरीके से बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम किसान भाई हर गांव में अगर 4 किसान भाई भी यह एक्टिविटी शुरू करे, तो जिस तरह दीपक जी, विजय जी, मनोहर जी और सतीश जी का एक जिंदगी में बदलाव आया है, यानी आप सभी को आने वाले सप्ताह में, होपफुली आने वाले सप्ताह तक हम लोगों का नया फैसिलिटी भी जो डेवलप हुआ है उसका भी मैं कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा। यानी हम लोगों ने एक छोटे से कमरे से जो काम शुरू किया, आज 8000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन या शेड बन चुका है उस गांव में। तो जहां 10 फीट बाय 10 फीट से जो काम शुरू हुआ, आज 8000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। 30 लोग वहां पे रह सकते हैं, वैसी फैसिलिटी हुई है। 10 लोगों को रोजगार मिला है। तो यह सारी जो चीजें हैं, यह पिछले 6-7 सालों में हुई है। और वही सब चीजें आपके अपने-अपने गाँव में कन्फर्म हो सकती है। और आप भी, जैसा हम लोगों ने 1 लाख रुपए की लागत खुद के जेब से डालकर की थी, उसमें 16-16 हजार रुपए सबने डाले थे। पिछले साल हम लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किया। हम लोगों ने शुरुआत 4 किसानों से की। आज हम लोगों से इस प्रयोगशाला के माध्यम से 15,000 किसान जुड़े हैं। हमारी सिंपल सी छोटी सी एरंडा की प्रयोगशाला से 3,000 किसान जुड़े हैं। यानी शुरुआत 1 किसान से हुई, आज 3,000 किसान हैं। और विशेषतः
जो ट्रेनिंग सेंटर है वह सुबह 7 बजे शुरू होता है, रात्रि 9 बजे तक किसान आते हैं, आकर प्राकृतिक दवाइयाँ लेकर जाते हैं। कहने का मतलब आज दीपक जी मुझे ये कहते हैं कि सर खाना खाने को तक समय मिलता नहीं है। शुरुआत दीपक जी और इन 4 किसानों ने की। आज चारों के घर में से जितनी भी महिलाएं हैं, जैसा दीपक जी की मिसेस है, विजय जी की मिसेस है, सतीश की है, मनोहर जी की है, वे चारों प्रोडक्शन सिस्टम में पिछले 1 साल से जुड़ी है। और शुरुआत जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग चालू किए थे 1.5 साल पहले, तो सिर्फ खाना बनाने का काम करने के लिए महिलाएं आती थी, लेकिन आज एज अ पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी वे काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगा कि आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी यह एक छोटा सा एक उद्योग हो सकता है, और यानी अपने गांव की, कम से कम अपने अपने गांव की मिट्टी सुधार में आपका एक योगदान रहेगा, या आपके राज्य में कदाचित आप प्रतिनिधित्व करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यह कार्य अपने खुद के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन आने वाले जनरेशन्स के लिए भी, क्योंकि खेती यही रहने वाली है, हम रहे या ना रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जनरेशन्स को जाते समय यह मिट्टी हम अच्छी दे के जावे जियो। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं डॉक्टर रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, पर मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर रोशन लाल सर जी। जी धन्यवाद शरद भैया। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संतोष सर। निश्चित रूप से आपका जो ये प्रयास है ये बहुत दूर तक जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मैं यहाँ पर जो हमारा छिंदवाड़ा और इससे एडजॉइनिंग जैसे अभी दादू वगैरह कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी साथ में लेके हम कम से कम 20 लोगों के पास इसको ले जाएंगे, और इसके नाम भी हम 1-2 दिन में आपको दे देंगे। लोकेशन थोड़ी सी डाइवर्स रखने का प्रयास करेंगे, और फिर आगे की जो वो होगा तो उसको आप जैसा फिर प्लान करेंगे उस हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह से करेंगे। और जरूरत पड़ी तो नर्मदापुरम भी मैं बीच बीच में जरूर जाऊंगा, और इसको हम आगे तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। और दादू का जो प्रश्न था कि ये एक एक लाइन में करने का, या जो हम उसमें करते हैं, तो हमको रिसर्च उसमें नहीं जाना है। किसानों को हम, मेरा ऐसा अनुरोध रहेगा कि हम एक एक खेत में एक किसान अपना एक खेत में करें। वो वैसा नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट कुछ आएंगे और उस तरह की चीजें नहीं हो पाएगी। तो ऐसा अनुरोध है कि एक किसान सिर्फ एक ही चीज ले, और वो एक खेत में एक एक तरह का प्रयोग करे। आप वहां पर कोई रिसर्च ट्रायल ना डालें, ऐसा अनुरोध है। जी ओम। जी बहुत अच्छा। मैं अब सीएम राइस जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी ओम। सदन को प्रणाम, और डॉक्टर संतोष चौहान जी को सादर प्रणाम। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये गोमूत्र की स्लरी और जो मैं छाछ की स्लरी बनाया हूँ सर, उसमें छोटे छोटे व्हाइट रंग के कीड़े आ गए हैं, और जो उसके लिए हम क्या करें। और दूसरा, हम कहना 2 साल पहले भी कर चुके थे कि आपका जो विशद ज्ञान है ये हम लोगों के मस्तिष्क में कहीं रुक नहीं पाता है, तो कृपया अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि पवन जी भी कहे थे सर कि हम इसका प्रयास करेंगे कि एक हो जाए तो अच्छा रहेगा। भाई हम लोग तो एक मंदबुद्धि लोग हैं, तो इसलिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। जी ओम। वो जो छोटी छोटी इल्लियां पड़ती है इस स्लरी में, तो वह केचुआ जैसा काम करती है। आप उसको जैसा छान लेते हो और वो गोबर खाद में आप डाल दीजिए, बहुत अच्छे से गोबर गोबर का कन्वर्शन गोबर खाद में होता है। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो ये एक्चुअली ये सब जो चीजें मैं नेटवर्किंग का जो कर रहा हूँ, क्या होता है कि जो किसान भाई इसमें जुड़ेंगे
उन सभी तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और फिर वो अपने अपने गांव में, क्योंकि जैसा मेरे पास में अभी सारी चीजें मराठी में या अंग्रेजी में है, धीरे धीरे मैं भी अभी कुछ पोस्टर्स बनाया हूँ। आने वाले सप्ताह में कहिए या 15 दिन में वो पोस्टर्स भी हिंदी में बनाए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा। सिर्फ उसमें अगर कहीं पे गलतियां होवे, कुछ कुछ शब्द मुझे नहीं समझते या मुझसे भी कुछ जो गलतियां होगी, आप उसे करेक्ट करके हम लोग बाकी सब लोगों को वह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जियो। जी सर, बहुत अच्छा। अब लास्ट है सर सिंगोरिया जी का, मैं सिंगोरिया जी को सदन को सादर नमन। जैसा कि यहाँ राजस्थान में से डीडीए और हमारे आत्मा के जो बीटी थे, उन्होंने मेरे जो है बीआरसी का स्पार्ट इंस्पेक्शन कर लिया है पिछले हफ्ते, और शायद वो रिकमेंड भी कर देंगे हमारी लैब को, बीआरसी को। और जैसा कि सर उसके लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक गाइडलाइन, जैसे कितने एरिया में हम करना है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कितनी डिस्टेंस, इससे इसमें थोड़ा सर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक गाइडलाइन दी जाए हम लोगों को के लिए, वो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नहीं, हम लोग करेंगे एक्चुअली। पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे कितने लोग, और एक साथ में ही वो सब चर्चा, जैसा अक्टूबर या नवंबर में जो भी फसलें होंगी उसके लिए हम लोग प्रॉपर एक ट्रायल के रूप में ये सब चीजें करेंगे। लेकिन आने वाले 1 महीने से पहले हम अपनी टीम बना लेंगे और उसके बाद सारा साइंटिफिक जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, और इवन इसमें कौन सी इंस्टीट्यूट्स, केवीके या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके भी नाम में आने वाले समय में सामने रखूंगा, और वो कैसे मदद करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें सामने आएगी। तो पहला हमें अपनी टीम करना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। और जैसा आज एमपी में जो भी छोटा मोटा काम शुरू हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी को एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आपके जो कृषि विभाग के अधिकारी है उनसे कांटेक्ट कीजिए कि इस तरह का कुछ काम हम लोग कर सकते हैं, हमें कुछ उसमें मदद मिल सकती है, और वह भी जानकारी आने वाले 1 महीना तक आप लोग कृपया करके देंगे मंच पर। जियो। डॉक्टर राउत जी कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। मैं डॉक्टर राउत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर, जो आपने जो हिंदी में जो बनाए हैं, तो अगर मुझे भेज देंगे तो मैं उसको एडिट कर दूंगा। अगर कुछ जो मराठी और हिंदी से जो त्रुटि होगी तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप ऐसा ठीक है सर, भिजवा दूंगा सर। जियो। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी आज की जानकारी रही, और सदन का टाइम हो गया है। सर और आज डॉक्टर दुबे भी थे बहुतेक आज, अगर सर, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर दुबे सर जो इसके जनक हैं, जिन्होंने सबसे पहले दीपक जलाया था। तो मैं डॉक्टर किशोर सर अगर हैं तो 2 मिनट उन्हें बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद शरद जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और जो प्रस्तावित बात चौहान सर ने और दादू जी ने और बाकी सब कहा है कि इसके अब एक्सपेरिमेंट्स बड़े पैमाने में अलग अलग जगह पे किसानों के फील्ड में होने वाले हैं, और वो डेटा निश्चित ही बहुत ही लाभप्रद होता। और जैसा चौहान सर ने पीछे वक्तव्य में कहा था कि ऐसा ही डेटा अलग अलग जगह से जब आएगा तब हम उसको नेशन को प्रस्तावित कर सकेंगे, साइंटिस्ट को प्रस्तावित कर सकेंगे, और उसके बाद यह जो ये प्रयोगशाला का माध्यम है, यह देश में बड़े पैमाने में फैलेगा। तो इसके लिए हम सब की शुभकामनाएं हैं, और हम अपने अपने लेवल पे जितना जितना पार्टिसिपेशन देना हो सकता है उतना जरूर देंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और आपके एक दिया जलाने से आज पूरे देश में जैविक की चर्चाएं हो रही हैं, और संतोष सर जी की लैबें हर प्रदेश में, हर जिले में खुलेगी, ऐसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे स्थगित होता है। और सभी का बहुत आभार है। आज योग जूली मैडम ने बहुत अच्छा कराया, और आज जैविक पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। पवन सर जी से मार्गदर्शन मिला, राव साहब ने बहुत सारे इसमें जैविक को बढ़ाने की चर्चा की है।
अब आगे कल फिर नए अतिथि के साथ, नए योग के साथ सुबह 5:30 बजे। जी ओम, प्रणाम सभी सदस्यों को। जी ओम। सर जी आपने संचालन भी बहुत अच्छा किया, धन्यवाद सर। प्रणाम सर। संचालक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, संचालन जी किया। सर। आदरणीय सर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रणाम सर, प्रणाम।